बच्चों अभी तक जो है हमने देख लिया है कि किस प्रकार से भारत में चुनाव होते हैं, उसके क्या क्रमांक होते हैं। पहले मतदाता की सूची बनाई जाती है, फिर चुनाव आयोग उससे जुड़े निर्देश देता है। उसके बाद जो है उम्मीदवार अपना नामांकन कराते हैं, उसमें उनको निर्देश दिए जाते हैं कि उन्हें क्या-क्या चीजें करनी है, क्या-क्या वो चीजें नहीं कर सकते हैं। साथ ही में उसके बाद उनका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। फिर एक समय के बाद प्रचार को जो है चुनाव आयोग रोक देता है और उसके बाद क्या होता है, मतदान का दिवस होता है जिस दिन सब लोग जाके अपना मत देते हैं। फिर एक दिन तय होता है जिस जिस दिन उन सभी मतों की गिनती होती है, जिसे हम मतगणना कहते हैं। और उस दिन जो है एक उम्मीदवार जो है वो विजयी घोषित होता है और वो अगले 5 साल के लिए संसद या विधायक बनता है। बच्चों अब जो है हम जानेंगे कि भारत में जो चुनाव है उसको हम लोकतांत्रिक क्यों कह रहे हैं, क्यों हमारे जो भारत में चुनाव है वो लोकतांत्रिक कहे जाते हैं, उनके क्या क्या कारण है वो अब हम इसमें जानेंगे। तो बच्चों पहला कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग है। जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है वो हमारे यहाँ पर पूरा जो है चुनाव आयोजित कराता है। बच्चों ये एक स्वतंत्र निकाय है, ये किसी के प्रति स्वतंत्र निकाय यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होते, यहाँ तक कि ये राष्ट्रपति के प्रति भी कोई जवाबदेह नहीं होते हैं। ये पूरी मुख्य चुनाव आयुक्त एक की अध्यक्षता, मतलब सबसे बड़े जो इसमें होते हैं उन्हें हम, सबसे बड़ी पद जिनके पास होती है उन्हें हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। उनकी अध्यक्षता में ये जो चुनाव होता है उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो फिर दूसरे छोटे चुनाव आयुक्तों का नियुक्त करते हैं। इस प्रकार से जो है चुनाव का जो जितना भी सारा काम होता है वो ये चुनाव आयोग करता है। इससे जुड़े फैसले, उससे जुड़े सारी चीजें जो है वो चुनाव आयोग तय करता है। बच्चों जो हमारा चुनाव आयोग है वो पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का अगर चुनाव ऑर्गेनाइज करा रहा है तो उसके पास बहुत सारी उसे शक्तियां चाहिएगी, तभी जाकर जो वो है वो इतने बड़े स्तर पर चुनाव का आयोजन करवा सकता है। तो चुनाव आयोग के पास हमने जो है बहुत सारी शक्तियां दे रखी हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है। कौन कौन सी शक्तियां हैं हम इसे देखते हैं। पहला बच्चों चुनाव के संचालन और नियंत्रण पर निर्णय। सारे निर्णय जो होते हैं चुनाव से जुड़े हुए, चुनाव कब होंगे, कब खत्म होंगे, कहाँ पर किस वक्त किस तरीके से चुनाव करवाने हैं, ये सारी योजनाएं कौन बनाता है बच्चों, इन पर सारे निर्णय जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के होते हैं और कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। आचार संहिता लागू करता है। हमने पढ़ा था आचार संहिता में क्या क्या होता है बच्चों। आप जो है मतदाता को, जो मतदाता होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी घूस ना दे, लालच ना दे, इस पर ध्यान रखना। साथ ही में ये कि कोई किसी भी प्रकार की जाति या धर्म के आधार पर वोट ना मांगे, इस पर नियंत्रण रखना। साथ ही में आचार संहिता में ये होता है कि आप क्या नहीं कर सकते हो, आप किसी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो आचार संहिता में बच्चों क्या क्या लागू होता है कि आप मतदाता को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दे सकते हो, घूस नहीं दे सकते हो, लालच नहीं दे सकते हो, जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हो और साथ ही में आप किसी भी सरकारी मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं कर सकते हो। इन चीजों को जो है वो चुनाव के दौरान लागू करता है और अगर इनमें कोई भी उल्लंघन होता है, कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे जो है सजा देता है। सजा देने का काम भी कौन होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का होगा। चुनाव जीतने के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकारी मशीनरी के उपयोग तथा दुरुपयोग को रोकता है। बच्चों किसी प्रकार का डर या धमक किसी भी मंत्रालय से या किसी भी राजनेता से आ रही है तो उस चीज को ये रोकने का काम करते हैं। उस और जितने भी हमारी सरकारी मशीनरी जो होती है, उनके संसाधन जो होते हैं, अगर उनका इस्तेमाल राजनेता अपने प्रचार के लिए, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार के छवि को बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार के दुरुपयोग को भी वो रोकता है। चुनाव ड्यूटी में बच्चों जो तैनात सरकारी अधिकारी होते हैं, हमने देखा कि जिस प्रकार से जनगणना होती है, मतदान, जनगणना नहीं, मतगणना होती है और मतदान होता है, उस समय क्या होता है बच्चों, बहुत सारे सरकारी अधिकारियों की जो है वो ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो होते तो बच्चों सरकारी अधिकारी हैं, पर वो जो है उस समय अंतराल के लिए किसके जवाबदेह होते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के जवाबदेह होते हैं। वो उस समय सरकार की किसी भी बात का पालन नहीं कर सकते। तो ये वाली जो शक्तियां हैं ये चुनाव आयोग के पास होती हैं जो आपको याद रखनी है।
कौन कौन सी बच्चों? 4 शक्तियां हम याद रखेंगे चुनाव आयोग की। पहली क्या होती है? चुनाव के संचालन और नियंत्रण पर निर्णय कौन लेता है? चुनाव आयोग लेता है। दूसरा हमने देखा है आचार संहिता को लागू करता है और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसे सजा देता है। तीसरा बच्चों हमने देखा था कि अगर सरकारी मशीनरी का उपयोग तथा दुरुपयोग अगर कोई कर रहा है तो इसको रोकता है। और चौथा बच्चों हमने देखा था कि चुनाव की ड्यूटी में जितने भी सरकारी अधिकारी जो तैनात किए जाते हैं उन वो किनके प्रति जवाबदेह होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होते हैं। वो उस समय किसी भी सरकार के काम के अधीन में नहीं आते हैं। तो हमें ये शक्तियां जो है वो याद रखनी है। फिर बच्चों अब एक प्रश्न होता है कि चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियां क्यों हैं? अरे भाई, अभी हमने जाना कि हमने ये चुनाव आयोग को ये शक्तियां इसलिए दी है ताकि हमारे देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो बना रहे। हम जो है चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से और निष्पक्ष चुनाव हम करा सके। अगर ये शक्तियां हम उन्हें नहीं देंगे तो बहुत सारी जो है बच्चों अब जो है एक प्रश्न करते हैं कि चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियां क्यों हैं? भाई स्वाभाविक सी बात है कि ताकि हमारा जो चुनाव आयोग है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके, ताकि हमारा जो है लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो बना रहे, लोगों के प्रतिनिधित्व जो है वो आगे आके अपने निर्णय ले सके, लोग जो है अपने प्रतिनिधित्व आगे ला सके। हमारे जो लोगों की सरकार जो हम कहते हैं, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो है वो अपना काम जो है अपनी सरकार चला सके, इसलिए जो है चुनाव आयोग को हम इतनी सारी शक्तियां देते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है? लोकतंत्र को बचाने के लिए ही तो हमने इतनी सारी शक्तियां दी हैं। क्योंकि अगर ये शक्तियां चुनाव आयोग के पास नहीं होगी, कोई एक स्वतंत्र बॉडी नहीं होगी, एक स्वतंत्र निकाय नहीं होगा जो इस प्रकार से चुनाव करा सके, तो क्या होगा बच्चों? एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाही आ जाएगी। जो मौजूदा सरकार है वो वहां से हटेगी ही नहीं, या फिर खुद ही चुनाव करा के खुद जीत जाएंगी, है ना बच्चों? तो या फिर जो मौजूदा सांसद है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो किसी उम्मीदवार को आगे आने ही नहीं देंगे। तो अगर हमें एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो हमें एक ऐसी बॉडी, एक ऐसे निकाय की, स्वतंत्र निकाय की जरूरत है जो किसी के भी जवाबदेह ना हो और जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव को निष्पक्ष रूप से करा सके। इसलिए हमें जो है हमने चुनाव आयोग को इतनी सारी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। अब बच्चों एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे कि पहचाने कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक में किन शक्तियों का उपयोग किया जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए। उदाहरण बच्चों क्या करना है कि अभी हमने जो हमारी 4 शक्तियां पढ़ी थी ना, उसमें किसमें चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में, अब हमें इनमें से देखना है ये जितने भी ऐसे बॉक्स बने हुए हैं कि ये कौन सी शक्तियों के अधीन में आते हैं चुनाव आयोग के। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है। पहले मैं बोलूंगी, स्पेस दूंगी, फिर आप जो है मन में सोचेंगे कि उन 4 शक्तियों में से ये किसके अधीन में आता है, और फिर मैं बताऊंगी कि वो कौन सा शक्ति है। तो पहली है चुनाव आयोग के 14वीं लोकसभा के गठन की अधिसूचना जारी की। ये किस में आता है बच्चों? यस, ये पहले वाले में आता है। वो क्या था कि चुनाव से जुड़े सारे नियंत्रण और संचालन का निर्णय लेना। तो इसने निर्णय लिया कि गठन की अधिसूचना जारी करी। ठीक है, तो ये पहले वाले में आता है ना, नियंत्रण में। फिर चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के चुनाव सुधार संबंधित सुझाव नकारे। ये किस में आता है बच्चों? जो सरकारी मशीनरी है उनके उपयोग और दुरुपयोग में आता है, कि किस प्रकार से जो है चुनाव आयोग जो है सरकारी मशीनरी का जो इस्तेमाल है इस समय चुनाव के समय उसका दुरुपयोग को रोकता है। फिर बच्चों चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च पर नकल कसी। ये किस में आता है बच्चों? ये आता है हमारे बच्चों, ये भी जो है वो किस में आता है? संचालन और नियंत्रण के निर्णय में आता है। फिर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की फिलहाल कोई योजना नहीं, ये भी संचालन नियंत्रण में आता है कि किस प्रकार से जो है हम इसका जो है नियंत्रण कर सकते हैं। चुनाव आयोग का एक और गुजरात दौरा, चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। ये जायजा ले रहे हैं तैयारी की, किस प्रकार से चुनाव को करना है। तो ये भी क्या हुआ? एक प्रकार से संचालन हुआ। चुनाव के गुप्त खर्च पर चुनाव आयोग की नजर, इस प्रकार से नजर रख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये भी एक तरीके से नियंत्रण हो रहा है। तो ये सारे जो है वो किसमें थे बच्चों? ये सब नियंत्रण और संचालन में थे। और ये वाला जो था वो काय में था बच्चों? ये था हमारे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के कारण से। फिर बच्चों हम एक और हमारा अंग देखेंगे जो हमारे लोकतांत्रिक
तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भारत में जो चुनाव है उन्हें हम लोकतांत्रिक क्यों कहते हैं। तो उसमें हमने पहला रीजन क्या पढ़ा था, पहला कारण पढ़ा था क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है जो पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया को करवाता है। क्या होता है हमारे पास? चुनाव आयोग होता है जो स्वतंत्र होता है, किसी के भी प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है। अब दूसरा उसका कारण है सक्रिय भागीदारी, यानी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो मतदान के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं, वो बढ़ चढ़कर जो है इस क्रिया में हिस्सेदारी लेते हैं। जिस प्रकार से आप इसमें देखेंगे कि 1991 से जो ग्राफ है उसमें अगर आप देखेंगे तो 1991 से 2015 तक के इसमें मतदान परसेंटेज, मतदान का प्रतिशत बताया गया है। मतदान का प्रतिशत यानी कि बच्चों जो हमारी मतदाता की जो सूची होती है, मतदान की जो सूची बनाई जाती है उनमें से कितने लोगों ने जो है मतदान किया है, एक्टिव सक्रिय जिन्होंने मत जाके जो है मतदान किया है उसे क्या कहा जाता है, मतदान का प्रतिशत कहा जाता है। वो अगर आप देखेंगे तो 1991 से जो है 2015 तक ये जो है बच्चों भारत की ब्लू लाइन से है, और ब्रिटेन पश्चिमी देश में से एक देश ब्रिटेन की जो है वो पिंक लाइन से है। तो हमारी जो है वो सक्रियता भागीदारी जो है बच्चों बड़ी है, यानी कि एक लोकतांत्रिक तरीके से किए जाने वाले चुनाव में हमारे लोगों का जो विश्वास है वो बड़ा है। वो ये जाने हैं कि हम जो है हमारे प्रतिनिधित्व को चुनेंगे तो उसके क्या क्या सफल परिणाम होंगे, हम जो है हमारे प्रतिनिधित्व को चुनेंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए जो है हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो वोट की जो अहमियत है, वोट देने की जो अहमियत है वो समय दर समय बड़ी है, इसकी जागरूकता जो है वो समय दर समय बड़ी है, और पश्चिमी देशों में जो है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश होता है हमारे लिए कि हम एक अच्छे पद पे चल रहे हैं, हम जो है हमारे लोकतांत्रिक ढांचा जो है हमारा उसको और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, उस पे हमारी जो पकड़ है उसको और ज्यादा पुख्ता कर रहे हैं। बच्चों एक और हम इसमें ग्राफ देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निश्चर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं। हम जो है इसमें एक ग्राफ देखते हैं, भारत को हमने किससे कंपेयर किया है, तुलना की है बच्चों, अमेरिका से तुलना की है। इसमें हम देखते हैं कि जो ऊंची जाति के ये जैसे सामाजिक अलग अलग सामाजिक समूह हैं और ये उनका मतदान का जो है प्रतिशत है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो बच्चों इसमें आप देखोगे कि ऊंची जाति के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं बच्चों उनमें जो है 56% मतदान होता है, और जो पिछड़ी जाति के होते हैं उनमें 58%, और अनुचित जाति और अनुचित जनजाति में आप देखेंगे बच्चों उछाल आता है कम से कम 4 से 5% का, और 7 और 61% जो है वो लोग जाकर मतदान उनमें से करते हैं। यानी कि 60 से 100% जो अनुचित जाति के जो मतदान सूची के जो लोग हैं उनमें से 7% लोग जो हैं वो जाकर उस समय एक ही दिन जाकर जो है मतदान करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, और इसमें जो है पहले अमेरिका का भी देखते हैं। इसमें जो गोरे लोग हैं बच्चों, इसमें जो है अमेरिका में पूरा उल्टा हो रहा है। अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा गोरे लोग जो हैं वो वोट दे रहे हैं, वो 60% तक वोट देते हैं। अश्वेत लोग जो होते हैं वो 56% वोट देते हैं, और जो हिस्पैनिक लोग होते हैं बच्चों, जो लैटिन अमेरिका से आए हुए लोग होते हैं, उनकी जो सक्रियता है वो सबसे कम है, वो सिर्फ और सिर्फ 28% है, वो बहुत ही कम मतदान करते हैं। जो हमारा भारत का जो ग्राफ आ रहा है उसका पूरा ही उल्टा हमारे एक डेवलप्ड कंट्री यानी कि एक समस्त देश का भी उस प्रकार का ग्राफ जो है वो नहीं आ रहा है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों, कि बच्चों जो हमारे अनुचित जाति और अनुचित जनजाति के जो लोग हैं, जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें जो है अपने संविधान पे विश्वास है, उन्हें जो है लोकतंत्र पर विश्वास है कि अगर हम चाहें तो हम जो है एक ना काम वाले प्रतिनिधित्व को हटा सकते हैं और अपना प्रतिनिधित्व ला सकते हैं जो हमारे लिए काम करे। साथ ही में जो है हम हमारा जो वोट है वो बहुत ही मायने रखता है, जिसकी वजह से हम सरकार पर जो है दबाव डाल सकते हैं अपने लिए अच्छे काम करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है बच्चों हमारे भारत में जो गरीब लोग हैं उनका विश्वास जो है लोकतंत्र और चुनाव पर है।
बच्चों हमने जो है एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा, भारत लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपका जो वोट है वो एक अंतर पैदा करता है? तो उनमें से बच्चों 67% लोगों ने कहा है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वोट है वो एक अंतर पैदा कर सकता है हार या जीत में। साथ में ही बच्चों 15% ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी अंतर एक वोट जो है वो पैदा कर सकता है, और 18% जो थे उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता। तो बच्चों ये बहुत बड़ी बात है कि 67% लोग जो हैं वो अपने खुद के वोट को इतना ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि ये भी एक तरीके से किसका इशारा है, एक सक्रिय भागीदारी का इशारा है, जिसमें लोग जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वोट जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। बच्चों वोट देकर आप क्या कर रहे हो, आप आपके अधिकार का इस्तेमाल ही कर रहे हो, साथ में जो है आप आपके जो देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसे और ज्यादा मजबूत कर रहे हो। अब बच्चों हम ये जब एक और ग्राफ देखते हैं जिसमें क्या बताया गया है कि बच्चों समय के साथ जो है हमारे लोगों के बीच में जो सक्रियता है, जो इंटरेस्ट है वो राजनीति के प्रति बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसमें भागीदारी के लिए, सक्रिय भागीदारी में जो इंटरेस्ट है वो लोगों का आजकल देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। 96 में जहाँ सिर्फ 8% लोग जो थे वो चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में भाग लेते थे, 98 में आते-आते 13% हो गए, और बच्चों 2004 तक आते-आते वो 32% हो चुके हैं। और अब जो है ये निश्चित तौर पर जो है इसका जो परसेंटेज है और ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इस समय पे तो हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो हमारा व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर का जो ज़माना है, इसमें जो है पॉलिटिक्स को हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमें ये चीज़ें पता होती हैं कि किस प्रकार से हमें जो है हमारे प्रतिनिधित्व को चुनना है। पूरे समय कोई न कोई चुनाव के बारे में हमें जानकारियाँ पता होती ही हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा इसमें अब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। क्योंकि बच्चों बढ़ना भी चाहिए ना, क्योंकि जागरूकता भी फैली है। अब जो है पूरी तरीके से जो संचार का जो माध्यम है वो इतना बढ़ गया है कि हर किसी को हर चीज़ पता होती है, कौन-सा राजनेता किस प्रकार से क्या काम कर रहा है, कौन जो है काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो है पूरे समय सारी गतिविधियों पर जो है वो ध्यान रहता है। तो उसी प्रकार चुनाव जब होते हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लग गए हैं। तो चुनाव अभियान में भी जो है लोग बढ़-चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं। अब बच्चों तीसरा जो चीज़ है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा भारत में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक होते हैं, वो ये कि जो चुनाव का नतीजा होता है हम उसे स्वीकार करते हैं। हर राजनेता जो है उसे स्वीकार करता है। अगर वो जीता है तो स्वीकार करता है, अगर वो हारा है तो उसे वो चीज़ स्वीकार करनी होती है। जो सरकार जिसकी सरकार चल रही है, अगर उसकी सरकार वापस आई बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसकी सरकार जो है वो गिर गई है, उसकी सरकार जो है उसको इतने वोट नहीं मिले, उसके प्रतिनिधित्व अब जीत के नहीं आए, तो वो सरकार भंग हो जाएगी, वो सरकार खत्म हो जाएगी, एक नई सरकार बनेगी। तो इस चीज़ को, उस नतीजे को स्वीकार करना ही क्या होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है। तो भारत में बच्चों सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से चुनाव हारते हैं। जो सत्ता में रहते हैं बच्चों ज़्यादातर तरीके से जो है वो नियमित रूप से जो है हार भी उनको मिलती हैं। सांसद और विधायक जो बच्चों चुनाव वापस से लड़ते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो चुनाव को हार जाते हैं। वोट खरीदने में समक्ष वाले जो मतलब बच्चों जो वोट खरीदने में समक्ष होते हैं, जो उम्मीदवार बहुत पैसे वाले होते हैं या फिर अपराधी पृष्ठभूमि के होते हैं, उनको भी बच्चों हमने बहुत बार हारते हुए देखा है। उनको हारना तो बहुत ही हमने आम तरीके से देखा है। साथ ही में बच्चों अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। यही हमारे लोकतंत्र की जो बच्चों खूबसूरती है कि जो हारी हुई पार्टी है वो भी जो है चुनाव के नतीजे को जो है जनादेश का को मानकर जो है स्वीकार कर लेती है, अपनी हार जो है वो स्वीकार कर लेती है। जो हमारे सांसद और विधायक जो बैठे हुए रहते हैं, वो अगर हार जाते हैं तो वो भी इसे स्वीकार करते हैं कि ये जो है जन का आदेश है, लोगों की सरकार है, लोगों ने चाहा तो हम बने थे, लोग ने अब नहीं चाहा तो हम जो है अब इस गद्दी को छोड़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से जो है चुनावी नतीजे को स्वीकार करना भी एक तरीके से लोकतांत्रिक जो है उसको दर्शाता है। लोकतांत्रिक ढंग को जो है वो दर्शाता है। और बच्चों स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने पर हमें क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या-क्या सामना करता है बच्चों, जो हमारा चुनाव आयोग है वो किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों कि बहुत जो सब जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं या उम्मीदवार होते हैं,
उनको बहुत ज़्यादा इससे अनुचित लाभ हो जाता है। बच्चों हम जो है ये तो नहीं कह सकते कि जो ज़्यादा पैसे वाले उम्मीदवार होते हैं, वो अपने पैसे के दम पे चुनाव जीत सकते हैं, पर बच्चों जो हमारे छोटे उम्मीदवार होते हैं या जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, उनकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। वो ज़्यादा मज़बूत रहते हैं। फिर बच्चों क्या होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष के आड़ में जो है बच्चों कि हमें जो है सबको अधिकार है कि कोई भी जो है उम्मीदवार बन सकता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों बहुत सारे जो आपराधिक संबंधित वाले होते हैं, जिन पर अपराध जो हैं वो दर्ज होते हैं, अपराध के संबंध वाले जो उम्मीदवार होते हैं, उन्हें भी इस आड़ में टिकट मिल जाती हैं। क्योंकि हक होता है, जब तक उन पे अपराध सिद्ध नहीं हो सकते, तब तक जो है हम उन्हें हम उन्हें उम्मीदवार बनने से रोक नहीं सकते। तो इस प्रकार से बहुत सारे गलत उम्मीदवारों को भी बच्चों क्या हो जाती है, टिकट मिल जाती है। कुछ बच्चों राजनीति के कुछ परिवार का दबदबा होता है, जो लोगों के दादा परदादा से जो है राजनीति में है, उन्हें भी बच्चों बहुत आसानी से जो है वो टिकट मिल जाती है। प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच समानता है। क्या होता है बच्चों कि इतनी सारी पार्टी होने के बावजूद भी, इतने सारे उम्मीदवार होने के बावजूद भी जो समझदार मतदाता होते हैं, उनके पास विकल्प नहीं हो पाते हैं। वो बहुत ही कम विकल्प रहते हैं क्योंकि जितनी भी पार्टियाँ हैं, उनके बीच में सारी नीतियाँ और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कैसी होती हैं? समान होती हैं। इसलिए उनके पास इतने सारे विकल्प होने के बावजूद भी विकल्प नहीं हो पाते हैं। फिर हमने ये देख ही लिया है कि छोटे उम्मीदवार पार्टियों को नुकसान होता है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाला होता है, जो ज़्यादा पैसे वाले उम्मीदवार होते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा पाते हैं, लोकप्रिय ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे उम्मीदवार जो होते हैं, उनको इसका नुकसान झेलना पड़ता है। बच्चों अब जो है हम कुछ प्रश्न करेंगे जो इनसे जुड़े हुए रहेंगे ताकि आप ये जितनी भी हमने शक्तियाँ पढ़ी हैं, जितनी भी हमने चुनौतियाँ पढ़ी हैं, उन्हें जो है आप अच्छी तरीके से याद रख सकें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बच्चों ये होंगे। तो हमारा जो प्रश्न 1 है, वो क्या है कि चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन-सा वाक्य ठीक नहीं है? हमें जो वाक्य ठीक नहीं लग रहा है, उसे टिक करना है। तो क बोलता है कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देती है। सही बात है, चुनाव के द्वारा ही लोग बता सकते हैं कि उन्हें जो है 5 साल तक उन सांसद विधायकों का काम जमा है या नहीं जमा है। तो उस हिसाब से वो सरकार के कामकाज का फैसला करती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर ख जो है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, जिसे जो व्यक्ति पसंद होता है, जिसे जो उम्मीदवार पसंद होता है, वो उसका जो है चुनाव करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर ग बोलता है कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। नहीं बच्चों, ये जो है बिल्कुल गलत है। न्यायपालिका जो है वो अपने आप में खुद एक स्वतंत्र निकाय है, जिसके कामकाज का मूल्यांकन आप नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामकाज का मूल्यांकन कर सकते हो। न्यायपालिका जो है इसमें नहीं आती है। तो ये जो है बच्चों हमारा गलत है। फिर घ जो है, लोग चुनाव को अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं। बिल्कुल अपने द्वारा चुनाए गए प्रतिनिधित्व अगर वहाँ पे जाएँगे तो वो लोगों की पसंद की नीतियाँ ही बनाएँगे। तो ये बिल्कुल सही है। तो कौन-सा गलत हुआ बच्चों कि हम जो है चुनाव के द्वारा लोग जो है न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है, उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के द्वारा आप सरकार के कामकाज का फैसला कर सकते हैं। फिर बच्चों प्रश्न 2 आता है, क्या कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है। यह बताने के लिए इनमें से कौन-सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। तो हमने अभी तक देखा है कि हमारा जो चुनाव है, हमने अभी पढ़े हैं कि बहुत सारे कारण जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा चुनाव लोकतांत्रिक होता है। अब इनमें से हमें बताना है कि वो कारण कौन-सा नहीं है। तो पहला क्या है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। ख बोलता है कि भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। ये हमने पढ़ा था कि हाँ, ये जो है चुनाव आयोग का जो रोल है, ये क्या बताता है कि चुनाव जो है हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक होते हैं। तो ये तो काम ही करता है इसलिए कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव हो सके, तो ये तो बिल्कुल सही होता है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र का एक इशारा ये भी होता है कि जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, वो बिना किसी असमानता के, बिना किसी
भेदभाव के जो है वो वोट करते हैं। वो किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, वो किसी भी आयु के हो, अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हो तो आप जो है वो वोट दे सकते हैं, आप जो है मत दे सकते हैं अपना। तो ये भी लोकतांत्रिक के अंदर आता है। फिर भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश को स्वीकार कर लेती है। ये तो हमने अभी पढ़ा कि ये हमारे हमने अभी आखिरी में 3 कौन-कौन से पढ़े थे जो बताते हैं कि भारत में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक होता है। पहला हमने बोला था चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग है इसलिए वो लोकतांत्रिक है। साथ ही में हमने बोला था कि लोग जो हैं हारी हुई पार्टी जो है वो अपना जनादेश लोगों का जनादेश जो है वो स्वीकार करती है। साथ ही में हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर जो है सक्रिय भागीदारी होती है लोगों की, इसलिए जो है हमारा चुनाव लोकतांत्रिक है। तो इसमें कौन सी बात गलत है बच्चों? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। मतदाता तो बहुत सारे हैं हमारे भारत में, पर इससे जो है अगर यहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा तो इतने सारे मतदाताओं का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो ये जो है बच्चों गलत है। फिर बच्चों प्रश्न 3 है, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में मेल जोड़े। हमें जो है मैच द फॉलोइंग करनी है बच्चों, ठीक है। तो पहला क्या है कि समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है। हमने देखा था कि जो हम मतदाता सूची जो हमारी सरकार बनाती है, जो मौजूदा सरकार होती है, उसका काम होता है कि वो एक मतदाता सूची चुनाव के पहले तैयार रखे। उसका काम क्या होता है? इसका नवीनीकरण करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि उसमें अगर कोई बदलाव आया है तो उसे उनमें बहुत जरूरी होता है कि वो बदलाव किया जाए, ताकि संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्हें पिछले चुनाव में मतदान किया हो। बहुत सारे लोग जो है बच्चों एक जगह से दूसरे जगह चले गए हो तो उनकी मतदाता सूची में जो जिधर से वो चले गए हैं वहां से उनका नाम हटा के जहां पर वो रहने लग गए हैं वहां पे उनका नाम जोड़ना आवश्यक होता है, इसलिए इसका नवीनीकरण जरूरी है। फिर कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुचित जाति और अनुचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके, ताकि बच्चों जो हर एक छोटी से छोटी आवाज भी जो है, छोटी से छोटी जाति की भी आवाज जो है वो हमारे ऊपर तक आ सके, इसलिए जो है इन्हें हमने आरक्षण इसमें दे रखा है, ताकि इनकी जो है प्रतिनिधित्व संसद में बनी रहे। फिर हमने देखा है प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक होता है। हर इंसान जो है वो एक एक वोट दे सकता है, ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर मिले, या फिर हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक होता है। इनमें से क्या मेल खा रहा है इससे? ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अमीर है तो उसके वोट जो है वो 2 मायने जाएंगे और जो गरीब है उसका सिर्फ एक वोट मायने रखेगा। नहीं, हर किसी को समान अवसर है इस लोकतंत्र में कि आप अपना प्रतिनिधित्व चुने। किसी को भी कोई ज्यादा या कम अवसर नहीं है, हर किसी को अपने प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर है। फिर अब लास्ट बच गया, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चों जो सत्ताधारी जो है दल है, जो सरकार में बैठे हुए हैं, अगर वो अपने सारे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे तो जो बेचारे दूसरे उम्मीदवार हैं जो उस समय सिर्फ लड़ रहे हैं, वो उम्मीदवारी के लिए प्रतियोगिता में शामिल है, उनके लिए ये एक समान अवसर नहीं होगा। उनको जो है बहुत सारी असमानता को जो है वो झेलना पड़ेगा। इस प्रकार इसलिए जो है हमने जो है चुनाव आयोग को ये शक्ति दे रखी है कि अगर कोई भी इस तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करे तो उसे जो है नियंत्रण में लिया जाए। अब बच्चों प्रश्न 4 देख लेते हैं कि चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक किए जाने काम को क्रम से सजाइए। यानी हमें क्रम में लिखना है कि कौन सा काम चुनाव में सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। तो किन किन को डालना है हमें, पहले हम एक बार ये पढ़ लेते हैं। पढ़िए चलिए। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदान सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजे की घोषणा, मतदान, पुनः मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, और फिर उसके बाद होता है नामांकन दाखिल करना। तो अब हमें जो है इसे क्रम में सजाना है कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सी क्रिया की जाती है, फिर उसके बाद कौन सी क्रिया की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले से। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है, मतदाता की सूची बनाना। ये तो चुनाव के बहुत पहले ही काम शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम मतदाता की सूची बनाएंगे जो मतदाता वोट देंगे। उसके बाद क्या होता है, हमारे चुनाव
उसके बाद होगा हमारा चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, कि चुनाव अब शुरू की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, इसका जो चुनाव आयोग है इसकी घोषणा करेगा। तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा बच्चों, जो हमारे उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन कराएंगे, तो नामांकन दाखिल कराना ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर जब नामांकन दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव जो है वो घोषणा पत्र जारी करेंगी, सभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम जारी करेंगी। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद जब घोषणा पत्र जारी होगा तो उसके बाद चुनाव का अभियान शुरू होगा, जो हमारे उम्मीदवार हैं वो अपना प्रचार करेंगे। तो पांचवें नंबर पे हो जाएगा चुनाव अभियान। फिर बच्चों जब चुनाव अभियान होगा, चुनाव अभियान समाप्त होगा तो उसके बाद क्या होगा, मतदान होगा, लोग जो है वो वोट देने के लिए जाएंगे, तो उस दिन को हम क्या कहते हैं, मतदान दिवस कहते हैं। तो मतदान होगा, फिर उसके बाद कुछ पुनः मतदान होगा के आदेश होंगे, अगर किसी स्थिति में वापस से मतदान कराना हो तो उसके लिए हमारे पास पुनः मतदान के आदेश होंगे। फिर बच्चों उसके बाद जब मतदान हो जाएगा तो उसके बाद उसकी मत गणना होगी, यानी कि वोटों की गिनती होगी। तो आठवें नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों, वोटों की गिनती को रख देंगे। फिर वोट जब दिए जाएंगे तो उसके बाद चुनाव का नतीजे की घोषणा का समय आ जाएगा। तो आखिरी में हम क्या करेंगे, चुनाव नतीजे की घोषणा करेंगे। तो ये 9वें नंबर पे आ गया। इस प्रकार से हमने जो है इसे क्रमांक में लगा दिया। क्या होगा, पहला जो है मतदान की सूची बनेगी, फिर चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होगी, उसके बाद जो है जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन दाखिल कराएंगे, नामांकन दाखिल होने के बाद चुनाव जो है घोषणा पत्र जारी करेगा जिसमें वो सभी उम्मीदवारों के नाम जारी करेगा। उसके बाद जो है चुनाव का अभियान शुरू होगा जिसमें उम्मीदवार जो है वो अपना प्रचार करेंगे, अपनी नीतियों को जो है लोगों के समक्ष रखेंगे। जब चुनाव अभियान रुक जाएगा उसके बाद जो है मतदान होगा, मतदान के बाद जो है उस वोटों की गिनती होगी और वोट गिनने के बाद जो है चुनाव के नतीजे की घोषणा होगी। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है कि सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मतलब इन चरणों के समय कौन कौन से, क में देखा जाए चुनाव प्रचार, ख में मतदान के दिन और ग मतगणना के दिन उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमें बताना है। तो बच्चों चुनाव प्रचार के समय उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों आचार संहिता जो है चुनाव प्रसार के समय उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जो आचार संहिता है वो सही तरीके से लागू की गई हो। जिसमें क्या क्या आता है बच्चों, आचार संहिता में आता है कि हमारे जो मतदाता हैं उन्हें किसी भी प्रकार का धमकी नहीं दी जा रही हो, किसी भी प्रकार की धोस नहीं दी जा रही हो, किसी भी प्रकार का लालच नहीं दिया जा रहा हो, साथ ही में कोई भी किसी भी प्रकार की जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग रहा हो। साथ ही में उनको इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा हो और कोई भी मौजूदा जो वहां पे नेता है, राजनेता है, वो किसी भी नई चीज का शिलान्यास नहीं कर रहा हो। फिर मतदान के दिन उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मतदान हो रहा है वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हो रहा है, किसी भी बाहरी धमक के बिना जो वोटर्स हैं, जो हमारे मतदाता हैं वो वोट दे रहे हैं। साथ ही में जो बच्चों की किसी भी प्रकार का बच्चों फर्जी वोट जो है वो वहां पर नहीं डल रहा हो, इस चीज की जो है वो ध्यान रखें। इन चीजों पर जो अगर इस प्रकार से हो रहा है तो उन पे जल्दी से जल्दी नियंत्रण में लें। फिर मतगणना के दिन वो उन्हें क्या करना चाहिए, जो हमारी सुरेखा है उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी हमारी ईवीएम की मशीनें हैं वो सील की गई हो, बिल्कुल एक जगह एकत्रित की गई हो और साथ में जो है सारी मशीनें जो है वो खोली गई हो। साथ ही में बच्चों जो उम्मीदवार जिसको सबसे ज्यादा वोट दिए गए हैं उसी को विजय उसकी घोषणा की गई हो। तो इन बातों का जो है हमारी सुलेखा मैम को ध्यान रखना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न 6 देख लेते हैं कि चिन्पा को दहेज के लिए अपने पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर जो है उसको छुआछूत मारने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। इन दोनों को अदालत ने जो है ये चाहते थे कि हम एक उम्मीदवार बने, पर इन्हें जो है अदालत ने चुनाव लड़ने से हटा दिया, इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। क्या ये फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। आपको क्या लगता है बच्चों कि इन्हें जो है लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के ये खिलाफ है कि इन्हें वोट नहीं दे दिया, इन्हें जो है चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि ये बिल्कुल गलत
नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों इनके जो अपराध है इन्हें जो है न्यायपालिका द्वारा उन अपराधों के लिए दोषी माना गया है। इन्हें जो है सजा मिली गई है। इस प्रकार से ये एक आदर्श उम्मीदवार नहीं है वोट देने के लिए। इसलिए इन्हें जो है अदालत ने चुनाव लड़ने से हटा दिया गया है। ये बिल्कुल भी लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इनके जो अपराध है उन्हें सिद्ध हो चुके हैं। अगर बच्चों कोई अपराध डले हुए हैं और वो अगर अभी तक न्यायपालिका में चल रहे हैं, उन पे जो है डिसीजन नहीं आया है, तो ऐसे लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं। पर अगर जिनके ऊपर डिसीजन आ चुका है, जो उनके लिए दोषी पाए गए हैं, उन्हें जो है अदालत चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देती है। ये लोकतंत्र अधिकार से के बुनियादी के खिलाफ नहीं जाता है। अब प्रश्न 7 क्या है बच्चों, कि इन बयानों में क्या गड़बड़ी है। हमें देखना है कि इन बयानों में किस प्रकार की गड़बड़ी है। तो क्या है बच्चों, क बोलता है कि औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं। नहीं बच्चों, आजकल की जो औरत है वो सक्षम है अपने लिए हर एक डिसीजन लेने के लिए, अपने हर एक फैसले लेने के लिए। आजकल की जो महिला है वो पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर जो है वो चलती हैं। तो ये कहना कि उन्हें मताधिकार नहीं है क्योंकि वो पुरुष के कहने में आती हैं, तो नहीं बच्चों, आज की महिला जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपना मत चुनने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत है। ख में बोला गया है कि पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। तो चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। बच्चों इसमें क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी ही गड़बड़ी है, क्योंकि बच्चों पार्टी पॉलिटिक्स से माना कि जो समाज है उसमें तनाव होता है, थोड़ा सा जो है वो बट जाता है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। अगर हम प्रतिद्वंदिता नहीं रखेंगे तो हमें अच्छे से अच्छे उम्मीदवार नहीं मिल पाएंगे। जो कंपटीशन है बच्चों वो नहीं बनेगा, तो जो उम्मीदवार हैं उनके मन में ये नहीं रहेगा कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है लोग वोट नहीं देंगे। हम जो है सबकी सहमति वाले फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि 130 करोड़ की जनता में सबकी सहमति पाना मुश्किल है, नामुमकिन है। हमें जो है बहुमत के हिसाब से चलना होगा, और इसके लिए बच्चों हमें चुनाव कराने होंगे। पार्टी पॉलिटिक्स की हमें इस समय आवश्यकता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई सा दूसरा विकल्प नहीं है। ग बोलता है कि सिर्फ स्थनकों को ही, यानी कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि बच्चों संविधान ने ये सबको अधिकार दिया है कि कोई भी जो है वो अपना 18 वर्ष के पूर्ण है तो वो अपना मत दे सकता है, और 25 से ज्यादा उम्र का है तो वो अपना नामांकन करा सकता है, वो एक उम्मीदवार बन सकता है प्रतिनिधित्व के लिए। तो सिर्फ स्थानकों को अगर हम ये देते हैं तो हम इस अधिकार को लोगों से छीनते हैं, इसलिए जो है ये गलत है।